हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा के लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। देखिए, ये हरियाणा के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही एचसीएस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचसीएस के एग्जाम में जो पेपर पीसीएस वगैरह के पेपरों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, मैंने वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या होगा इसका आंसर? कक्कड़ जी। ओके, बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? कक्कड़ जी। अभी नीचे आप ये बताएंगे कि इस मेले का आयोजन होता कहाँ है। ओके, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दीजिए आंसर। बस 5 सेकंड का टाइम है हमेशा की तरह बस। तो इसका आंसर होगा जींद। जीतगिरी मंदिर कहाँ है? जींद में है। नेक्स्ट, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अब बताइए इनमें से कब हुई। देखिए, डेट सभी में सेम है लेकिन सन अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? 1 अप्रैल 1977। 1 अप्रैल 1977 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सन, आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कौन सी संस्था कब स्थापित हुई। नेक्स्ट है, पुरली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बताइए, पुरली कहाँ पहना जाता है? नाक में, पाँव में, बाजू में या कलाई में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा? नाक में। ओके, पुरली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? अब ये इंडेक्सेस आपको पता है पेपर में पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं काफ़ी। हरियाणा क्लर्क के एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी रैंकिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड। लगातार चौथी बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो आई है, इसमें लगातार चौथी बार फिनलैंड टॉप पर रहा है। और अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो भारत को इस बार 139वीं रैंकिंग मिली है। ओके, और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक तो आपको जितनी भी रैंकिंग होंगी इसमें टॉप कंट्री याद रखनी है और एक भारत की रैंकिंग याद रखनी है, ये सफिशिएंट होगा आप सबके लिए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हिस्टोरिक बुक्स, मॉडर्न हिस्ट्री जो ये स्वतंत्रता वगैरह से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो कौन कौन से लेखक ने लिखी है इंपॉर्टेंट, और करंट की बुक्स आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा मौलाना अब्बुल आज़ाद जो थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी हैं, आई होप सबको पता ही होगा। दीन बंधु किसे कहा जाता था? अब बताइए इनमें से दीन बंधु किन्हें कहा जाता था? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देश बंधु और दीन बंधु में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? CF एंड्रयूज़। ओके, दीन बंधु CF एंड्रयूज़ को कहा जाता था। और अगर देश बंधु पूछा जाए तो वो किसको कहा जाता था? कमेंट्स में बताएंगे स्टूडेंट्स, देश बंधु किसे कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? अब बताइए इनमें से युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि हेनरी विवियन डिरोजियो, ये थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता। नेक्स्ट है, किसने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली जो कि महिलाओं के लिए थी? अब बताइए किसने निकाली? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी केशव चंद्र सेन। तो क्या होगा इसका आंसर? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली जो कि महिलाओं के लिए थी। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, वामा बोधिनी पत्रिकाएं जो थी वो किन के लिए थी? तो स्त्रियों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी। नेक्स्ट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अब बताइए इनमें से क्या है? राज्यों का फेडरेशन है, यूनियन है, समूह है या कन्फेडरेशन है? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यों का यूनियन। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार निम्न में से किस में पाया जाता है? अब बताइए किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों। संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट है,
कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान करते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। लेकिन अभी बहुत से स्टूडेंट एचसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डाले हैं प्रीवियस ईयर के। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अब सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल सबको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 351 में क्या है बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ओके, ये क्वेश्चन एक तरीके से हिंदी का भी हो गया और पॉलिटी का भी हो गया, और ये पेपर में पूछा गया है पहले। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? अब कल आपको कंठ याद कराए थे मैंने आपको, जो गले से आवाज़ निकलती है जिसकी। अब मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं कि कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा डे ढे। ओके, डे ढे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए मूर्धन्य व्यंजन बता देती हूँ कौन से होते हैं। जैसे कि कंठ आपको बताया था, कंठ से जो आवाज़ निकलती है, मूर्धन्य कौन से होते हैं? देखिए मूर्धा, जो मूर्धा से आवाज़ निकले, मूर्धा यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। ओके, मुंह के भीतर जो ऊपर वाले हिस्सा होता है ना, उसके अगले भाग से जीभ टच होती है तब ये निकलते हैं। ओके, तो उन्हें कौन से बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। पवन में कौन सी संधि है? अब ये मैं आपको काफ़ी बार करा चुकी हूँ, जिसने पुराने क्विज नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से देख लेना, और पुराने स्टूडेंट्स तो इसका आंसर इजीली बता ही देंगे। अब देखिए पवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अब देखिए अयादि संधि क्यों है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी कहीं ए या आव की आवाज़ आ जाए तो वहाँ हमेशा अयादि संधि होती है। अब देखिए पवन, आव की आवाज़ आ रही है ना, नयन, नय में आय की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ये ट्रिक है, तो आप इससे इनको पहचान सकते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? अब बताइए लंबोदर में इनमें से कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। अब देखिए लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन क्यों है? रीज़न क्या है इसका? अब लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा, लंबो जमा उदर। ओके, लंबा है उदर जिसका। ओके, तो देखिए अब लंबा उदर किसका है? गणेश जी का है। ठीक है, तो इसका मतलब मीनिंग कुछ और निकल रहा है। ठीक है, शब्द कुछ और है और मीनिंग तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ बहुब्रीहि समास की, जिससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे इसको। समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, अब ये लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका। अब ये यहाँ पे लिखा कुछ और तीसरे ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब गणेश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो हमेशा वहाँ पर कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। और हाँ, डेफिनेशन भी याद रखिएगा, एसआई के एग्जाम में, जो गर्ल्स का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें डेफिनेशन पूछी गई थी। अब देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, जैसे कि अब क्या मतलब निकल रहा है इसका? दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं, तो वो भी कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश की वोकैब स्टार्ट होती है अब यहाँ से आपकी। सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल। अब बताइए, ऑप्शन ए टेरिबल, ऑप्शन बी पीसफुल, सी आफ्टर डेथ, डी वंडरफुल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर क्या होगा? टेरिबल। अब देखिए ड्रेडफुल क्या होता है? भयानक होता है, और टेरिबल भी क्या होता है? भयानक ही होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पीसफुल, पीसफुल क्या होता है? शांत होता है, आफ्टर डेथ, मरणोपरांत। वंडरफुल, वंडरफुल होता है अद्भुत। एंटोनिम ऑफ एफिमर। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? पासिंग, सेंचुअस, परमानेंट या डिस्टेस्टफुल? बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? परमानेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, अब परमानेंट का मतलब क्या है? स्थायी। और एफेमर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, जो जल्दी से नष्ट होने वाला हो, और परमानेंट इसका उल्टा हो गया स्थायी। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पासिंग, पासिंग मतलब गुजरता हुआ। सेंसुअस, कामुक। डिसटेस्टफुल मतलब अप्रिय, जिसमें टेस्ट ना आए। नेक्स्ट है ईडियम। द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। अब आपको ईडियम बताना है ऑन द वर्ज ऑफ का।
ऑप्शन ए ऑन द ब्रिंक ऑफ, बी एट द आउटसेट ऑफ, सी इन द मिडस्ट ऑफ, डी एट द रिस्क ऑफ। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ऑन द ब्रिंक ऑफ। अब ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, के किनारे पर, ठीक है। तो ऑन द वर्ज ऑफ का ईडियम क्या हो गया, ऑन द ब्रिंक ऑफ। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं किसका क्या मीनिंग है। एट द आउटसेट ऑफ, इसका मतलब होता है कि शुरुआत में। इन द मिडस्ट ऑफ, के बीच में, मिड का मतलब बीच होता है तो समझ ही गएंगे। एट द रिस्क ऑफ, के जोखिम में, रिस्क का मतलब जोखिम ही होता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टू वॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप्स। ऑप्शन ए लिम्प, बी स्ट्राइड, सी पेस, डी एडवांस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखिए इसका मतलब होता है गति क्रम या धीरे चलना, और टू वॉक विद स्लो रेगुलर स्टेप्स का मतलब भी क्या होता है, धीमे या नियमित कदमों से चलना। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। लिम्प, लिम्प होता है लंगड़ाना। ओके, लिम्प मतलब लंगड़ाना। स्ट्राइड, स्ट्राइड होता है छलांग मारना। एडवांस, एडवांस होता है अग्रिम, ओके, पहले से ही। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये कल वाला क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, तो अभी फिलहाल उसका आंसर बता देते हैं। अब सिनोनिम बताना है ड्रैग्स का, तो इसका आंसर होगा डेब्रिस, यानी कि मलबा। और ड्रैग्स का मतलब भी क्या होता है, अंतिम या बेकार हिस्सा, यानी कि बचा कुचा जो हिस्सा होता है। ओके, और डेब्रिस मतलब मलबा। और किसी को डिटेल में जानना है सभी वर्ड्स के मीनिंग, तो कल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्विज आपको मिल जाएगा। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिबेंचर। अब इसमें से बताना आपको फिक्स डिपॉजिट, सर्विस, ट्रिक या इलविल। क्या होगा इसका आंसर। सभी स्टूडेंट नीचे आंसर देंगे, सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर देंगे, किसने किसको कितना स्कोर मिला। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और डेली ये क्विज रात को 9:15 बजे आता है, तो चैनल को सब्सक्राइकन कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और डेली इस क्विज को अटेंड कीजिए। इसमें आपकी अच्छी खासी हिंदी की और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाती है। और जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं एनिमल हस्बेंड्री के और हरियाणा जीके के, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं प्लेलिस्ट में। तो एनिमल हस्बेंड्री की प्रिपरेशन जिसको करनी है वहाँ से कर सकता है। ओके, और साथ ही आप हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।